सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कल ही एक अच्छी खबर आई है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तोड़ तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजे हैं और आज इसी मुनासिबत से इस्लामाबाद में पहला ओवरसीज़ कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी और कारोबारी तबके और एक बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से शिरकत की गई है। ये मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई खुशाइंद है, लेकिन किसी भी मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नहायत ज़रूरी होता है। सियासी इस्तेहकाम की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि कल से अमेरिका का वफ़द तहरीक इंसाफ के वफ़द से मुलाकात का बहुत चर्चा होता आ रहा है। आज साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका की जानिब से जो वफ़द यहाँ पर आया है, बानी PTI का कहीं जिक्र नहीं था। मज़ीद ये भी कह दिया कि अमेरिका 3 रुकनी वफ़द ने जाते हुए कहा है कि हमारा पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासत है, जो अंदरूनी मामलात हैं, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात की जाए तो उनकी जानिब से बयान दिया गया कि माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई किरदार किसी को भी नहीं दिया जा रहा, शायद कोई ज़ाती मफादात के लिए गलत फहमियाँ फैला रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया तहरीक इंसाफ के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं, कौन ऐसा बंदा है, कौन से ऐसे अनासिर हैं जो मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बात कर लेते हैं। वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से बानी को ब्रीफ किया जाएगा। उमर अयूब कैनाल के मामलों पर भी बरहम होते नजर आए हैं। कैनाल सिस्टम पर सब फैसले अंधेरे में हुए हैं। अगर बात की जाए बानी PTI और बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात के हवाले से, तो आज का दिन मुलाकात के लिए एक बार फिर मुख्तस किया गया था, लेकिन किसी भी फैमिली मेंबर की मुलाकात नहीं हुई है। अब बानी PTI के हवाले से, उनकी बहनों के हवाले से ये बयान भी सामने आ रहा है। उनकी बहनें कह रही हैं कि भाई हम कल ही काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने भाई को अकेले ही जो सारे मामलात हैं वो देखेंगे और उनकी रिहाई मुमकिन बनाएंगे। अब क्या ऐसा होता है, नहीं होता? सवाल ये भी पैदा होता है कि इतनी बड़ी पार्टी है, अपने लीडर की रिहाई के लिए क्यों इख्तलाफात में बिखरी हुई नज़र आती है, टूटी हुई नज़र आती है? तहरीक इंसाफ की धड़ेबंदियों की वजह से, अंदरूनी इख्तलाफात की वजह है जो कि पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। साथ ही साथ PTI ने अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इंदिया भी दे रखा है। ईद भी गुजर चुकी है। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का क्या आपस में इख्तलाफ है, क्या इसकी वजह है, क्यों ताखिर हो रही है, या फिर मामला कुछ और है? तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। वेलकम करेंगे आपको। साथ साथ तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं राना आतिफ साहब। दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। अली गौहर साहब, पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपका स्टांस लेना चाहूँगी। क्या समझ रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बानी की कॉल को ब्लॉक कॉल कर दिया है? क्योंकि जिस तरह से रेमिटेंसेज आए हैं वो हम सब ने देखा है, और फिर उसके बाद जो मुल्क की मईशत है वो जिस समत में गामजन हो चुकी है, इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वो वक्त था कि जब पाकिस्तानियों को सबज बाग दिखाया गया और झूठ बोले गए, और ये कहा गया कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो फिर अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में आएंगी। और ये भी कहा गया कि पता नहीं कितने लाख जो है वो घर जो है वो बेघर लोगों के लिए बना दिए जाएंगे। हत्ता कि ये तो सिर्फ मैंने 2 बातें की हैं, इस किस्म की सैकड़ों बातें हैं जो दावे किए गए। लेकिन जब उन लोगों को RTS सिस्टम के ज़रिए किसी हुकूमत के ऊपर मुसल्लत किया गया तो फिर आपने देखा कि एक पाकिस्तान में बदतरीन मुआशी बहरान आया और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए गए। और जाती दफ़ा ये भी कहा गया कि हम तो माइंस बिछा के जा रहे हैं। लेकिन आज आप देखें कि ये कहते थे कि हम तो मतलब है कि बाहर से पाकिस्तानी रेमिटेंस ना भेजे, और ये कहते थे कि हम तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बानी PTI की रिहाई से मशरूत कर देंगे। लेकिन आज उसके बरक्स देखें कि आज पाकिस्तान की अवाम ने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में इंतशार की सियासत को यकसर मुस्तरद कर दिया है। और आज वो पाकिस्तानी जो बाहर के ममालिक में कारोबार में अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं, आज वो पाकिस्तान में आए हैं और आज वो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, और जाहिर है कि वो ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, और पाकिस्तान के हालात से उनके बड़े कंसर्न्स हैं। इसी तरह से आपने देखा कि जो मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई, और ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे ज़मीन
खुदा की तरफ से अता करदा जो है वो अल्लाह के ख़जाने जो पाकिस्तान के सरजमीन के अंदर छुपे हुए हैं, उसके ऊपर जब कानून साजी की बात हुई है, एक तो बैनुल अक़वामी दुनिया उसमें इंटरेस्टेड है और उनको डेवलप करने में जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। दूसरी तरफ एक वो पार्टी देखे कि जो यहाँ पर भी जो है वो पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, बल्कि उनका तो बयानिया भी ये है कि खान है तो पाकिस्तान है। तो जाहिर है कि उन्होंने आज वो आपको इस चीज़ को और इस कानून साजी को भी वो बानी पीटीआई की रिहाई के साथ मशरूत करते हुए नजर आते हैं। और इनकी जितनी भी लीडरशिप है, तमाम के बयानात के अंदर बेशुमार तजादात मौजूद है। कोई आकर बाहर कोई बयान देता है और कोई आकर उसके बिल्कुल बरअक्स बयान देता है। अगर ये कहा जाए कि ये अली गौहर साहब, मैं इसी पॉइंट को लेकर जाना चाहूंगी राना आतिफ साहब की जानिब। राना साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि पार्टी इतने खलफशार का शिकार क्यों है, क्या वजह है, कौन से ऐसे अनासर हैं जो पार्टी को मिलकर आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं? अगर आप नाम लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं प्रोग्राम में। क्या समझ रहे हैं कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे कारकुनान हैं या कौन कौन से ऐसे लीडरान हैं जिन पर आपको लगता है कि टूट फूट का शिकार उनकी वजह से पार्टी हो रही है, उनके बयानात की वजह से हो रही है? नहीं जी, बिल्कुल मेरा ख्याल आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में मेरा ख्याल काफ़ी वो महदूद है। पार्टीज़ के अंदर डिफरेंट व्यू पॉइंट होते हैं। मेरा ख्याल शायद आपने डेमोक्रेसी को सही तरह समझते नहीं है, या आपने जो मेरा बाकी आपने डेमोक्रेसी देखी हुई है। डेमोक्रेसी तो अपनी जगह। बात सुने, डोंट इंटरप्ट। बात सुने ना। ओके, यू कैन कंप्लीट सर। आपने अपना जो पॉइंट देना था, अगर आपने बोलना है सवाल में जितना मर्जी ऐड ऑन कर लें, लेकिन मुझे फिर अनइंटरप्टेड आप बात करने दें फिर आप। ठीक है, कहिए सर जी। हाँ, तो डेमोक्रेसी में पार्टीज जो होती हैं उनमें लोगों के डिफरेंट व्यू पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब आपका तो और कोई काम रह नहीं गया, सारा दिन ये छोटी छोटी बातों को उसको बढ़ावा देना। वो डिफरेंट व्यू पॉइंट है। ये कोई खानदानी दरबारियों की जमातें तो नहीं है ना कि एक बच्चा पैदा हो गया तो तभी फैसला हो गया कि इसे 30 साल बाद इसी ने पार्टी का चेयरमैन बनना, बाकी सारे दरबारी हैं। तो पार्टी में लोग अपना डिफरेंट व्यू पॉइंट है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें हर तरह के लोग हैं, अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। ये नहीं है कि फैमिली ने कह दिया, जो फैमिली ने कह दिया सारे दरबारी फिर शाम को शुरू हो गए। तो राना आतिफ साहब, आप यानी ये कह रहे हैं जो उनकी फैमिली कह रही है, जी, जो उनकी फैमिली कह रही है वो गलत कह रही है? उनकी फैमिली का जो स्टांस है वो अलग है, बैरिस्टर गौहर अलग बात कर रहे हैं। मैं आपकी भी करेक्शन कर दूं, आप थोड़ी रिसर्च किया करें। आपको मशवरा है। जी। वो पुरानी वीडियो है, वो कोर्ट के अंदर है। वो उन्होंने कहा कि हम अपने भाई की रिहाई के लिए राना साहब कल भी गुफ्तगू की है अलीमा खानम ने उनकी। अच्छा, इसमें बस आपकी अपनी जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको मैंने कह दिया। सर, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरी तो देखिए कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, मैं तो वो कोट कर रही हूँ जो हो रहा है। चले, अगर आपको इस चीज से खुशी मिलती है कि आपकी इंटरप्रिटेशन को मान लिया जाए तो आप उससे खुश हो जाएं। मैंने तो आपको बता दिया कि उसका इस चीज से ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि हम एज ए फैमिली देखें। अगेन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इससे भी आपको नजर आएगा कि ऐसा नहीं है कि वो इमरान खान साहब की जो फैमिली है, जो उनकी बहनें हैं, ये अगर कोई नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी होती तो वो पूरी पार्टी तो वो उनका पहले पॉलिटिकल रोल होता तो उनको कहा जाता है, ये देखें जी इसके बाद ये चेयरमैन। हमारी पार्टी में एक ये चीज नहीं है। दूसरा ये है कि वो फैमिली एज ए फैमिली जाती हैं खान साहब के लिए। वो जो उनकी जद्दोजहद है वो उनकी बहनें भी तो है ना पहले, तो उसे आप सियासत से क्यों जोड़ती हैं? जो पॉलिटिकल पार्टी जो स्ट्रगल कर रही है वो एक अलग स्ट्रगल कर रही है। जो आप देखें, जो जलसे जुलूस होते हैं, जो मार्चेस होते हैं, जो पिछले हफ्ते हम खुद अडियाला के बाहर थे, हमको 50 से 60 MNS थे। अब आप देखते हैं लाहौर में हमारे सारे MPs होते हैं। तो देखें, तो पार्टी तो यूनाइटेड है। पार्टी दो चीजों में यूनाइटेड है, एक इमरान खान के नजरिए के ऊपर और एक इमरान खान की लीडरशिप के ऊपर। इसमें तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पार्टियां हैं जो तो अब बिल्कुल ये रेलेवेंट हो गई हैं 2024 के इलेक्शन के बाद। पीपल्स पार्टी तो पहले ही रेलेवेंट थी, इस इलेक्शन के बाद नूनी भी रेलेवेंट हो गई है। ये तो फरमाइशी प्रोग्राम है। तो ये तो जब इन पे कोई मुश्किल वक्त आता था, इनके तो 10 बंदे नहीं रहते थे। इनकी तो पूरी की पूरी पार्टी इनकी तो पूरी की पूरी पार्टी छोड़ गई थी इनको। राना साहब, यही तमाम तर चीजें 6 महीने के अंदर जी 6 महीने के अंदर ठीक है। 2018 में फिर इनकी आधी पार्टी इनको छोड़ गई। ये 2023 में फिर इनके 6 बंदे, इनके टॉप की सारी लीडरशिप इनको छोड़ गई है। सही। शाहिद खान अब्बासी से लेके, मेहताब अब्बासी से लेके,
अपना राना साहब, अभी आप कह रहे थे कि पार्टी में कुछ लोगों के नजरिए कुछ मुख्तलिफ होते हैं, सब अपने अपने नजरिए के हवाले से बात करते हैं, सबका अपना अपना पॉलिटिकल स्टांस होता है। अब आपको नजरिया याद आ गया है, पहले आप कह रही थी कि पार्टी में इख्तिलाफात हैं, तो पार्टी में इख्तिलाफात तो है, वो तो नजर आ रहे हैं और वो तो सारे मीडिया को दिख रहे हैं, वो पूरे सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं। बस आपने तो कोई इख्तिलाफ। अच्छा राना साहब देखिए, अगर आपने ये सोच ही लिया है, अगर आपने ये सोच ही लिया है कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं देना, समझे आप जी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और चीज होती है, इख्तिलाफात तो और चीज होती हैं। आपको मैंने बार-बार, आप अभी थोड़ा सा अभी इसको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सोचें आप। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लोग अपना ओपिनियन देते हैं, फाइनल मैंने कहा पार्टी दो चीजों चलें ठीक है। हम ये सुन रहे थे कि बानी की रिहाई के लिए ईद के बाद एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है, ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है और फिर दोबारा से लोगों को जमा किया जाएगा और फिर एक दफ़ा वही सारा मामला शुरू होगा। न वो होता हुआ नजर आया, ईद भी गुजर गई और इसके साथ साथ ग्रैंड अलायंस तो बनना दूर की बात है, हमने देखा कि पार्टी खुद फॉरवर्ड ब्लॉक का शिकार होती नजर आ रही है अगेन। अब देखिए आपके ऊपर भी देखिए, आप भी फेक न्यूज फैला रही हैं। मैं फॉरवर्ड ब्लॉक में आप सर, अच्छा सर मुझे उसका जवाब दे दें, सिविल नाफरमानी की कॉल का क्या हुआ सर? आप लोगों के नाम बताएं, आप देखिए आप फेक न्यूज ना फैलाएं, लोगों के नाम बताएं। कौन? मैं मेन स्ट्रीम पे बैठी हुई हूँ, फेक न्यूज फैलाऊंगी? नाम बताएं आप, और मेन स्ट्रीम पे बैठ के आप नाम बताएं, फॉरवर्ड ब्लॉक में कौन लोग हैं, नाम बताएं आप। मैं आपसे ग्रैंड अलायंस की बात कर रही हूँ, उसका स्टेटस बता दें। ऑपोजिशन अलायंस बनने जा रहा था, जवाब देता हूँ उसका भी ना। आप मुझे पहले मेरी बात का जवाब दे दें, सवाल पहले मैंने थ्रो किया था। ब्लॉक है पहले तो आप इस चीज से आप कहेंगे ये आपकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। मैं ये क्यों कहूँ कि मेरी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? देखिए आपने, अगर आपने सर देखिए मेरी बात सुने, यहाँ कोई मैं आपको गलत साबित करने के लिए या खुद को सही साबित करने के लिए नहीं बैठी हुई, मुझे सिर्फ ग्रैंड अलायंस का बता दें। आप क्या सिर्फ नॉन फैक्चुअल स्टेटमेंट देने के लिए बैठी हुई है? ये तो गलत स्टेटमेंट है। जो ओके, जो आपके पास फैक्ट्स हैं वो बता दें, वो फैक्ट्स बता दें। वो बता आप ये कह रही कि आप एक गलत स्टेटमेंट बताएंगे तो मैं आपको कहूंगा नहीं, आपकी बात ये बिल्कुल, ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। दूसरा जो ग्रैंड अलायंस की बात है, देखिए ऑपोजिशन जमातें जो हैं, अभी तो ईद अभी सिर्फ 10 दिन हुए, ईद के बाद अभी सारे हम लोग मिल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम ये देखिए मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई साहब, अख्तर मेंगल साहब। फिर मैं बात करूंगी, फिर आप बोलेंगे। मौलाना फजल रहमान की पार्टी की जाने से तो पहले ही थोड़े से खदशात जाहिर कर दिए गए, वो तो तहफ्फुजात का इजहार कर रहे हैं। खदशात तो होते ही हैं जी, खदशात ये तो रिफ्लेक्ट नहीं करते जब भी कोई, देखिए उनकी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है, ठीक है ना, लेकिन हम देखिए हम किस चीज पे इकट्ठे हो रहे हैं। एक हम इस चीज पे इकट्ठे हो रहे हैं कि इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और उसकी बहाली होनी चाहिए। दूसरा पार्लियामेंट का वकार जो है कि पार्लियामेंट को बिल्कुल पार्लियामेंट को रेलेवेंट किया जाए। देखिए पार्लियामेंट तो बिल्कुल इस टाइम पार्लियामेंट की मौलाना फजल रहमान साहब भी और सारे लोग कह चुके हैं। मैं आपको बताएं कि वो कह रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए हम जद्दोजहद करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो नजर आएगा कि जैसे जैसे ये हमारा जो अलायंस है, जैसे जैसे ये एक फॉर्मलाइज होएगा, आपको उसकी शक्ल नजर आ जाएगी और आपको नजर भी आ जाएगा। अच्छा जरा ये भी बता दीजिएगा, फिर मैं एक दफा दोबारा अली गौहर साहब की जाने बढ़ूंगी, कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है? जो ग्रैंड अलायंस है इसमें कौन कौन से बड़े चेहरे हमें देखने को मिलेंगे? सारी ऑपोजिशन की जमातें। आप समझते हैं जी, आप समझते हैं कि आप तमाम ऑपोजिशन को, मुझे तो शक है कि कहीं पीपल्स पार्टी भी इधर ही ना आ जाए। ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप कह रहे हैं नहीं, आप कोई ना कोई आप तक बात पहुंची होगी ना, जब भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए आप इंशाल्लाह ताला आप देखें जैसे जैसे जो देखिए ये हुकूमत जो है ना, ये इस टाइम एक लायबिलिटी है। देखिए इवन पीपल्स पार्टी वाले भी इनसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं और वो रिपीटेडली कह चुके हैं कि हम हो सकता है कि ये हुकूमत सिर्फ हमारे सर पे खड़ी हुई है। बल्कि वो तो आपको पता है नदीम अफजल चंद से लेके जो इनके गवर्नर है पंजाब के, वो सरदार सलीम से लेके वो सारे खुद कह रहे हैं कि ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है। इनके अपने एलाइज जिनके सर पे ये हुकूमत में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो इनको ये कह रहे हैं। तो हो सकता है कि देखें जैसे जैसे ऑपोजिशन अलायंस जैसे जैसे बनेगा तो और लोग भी इसमें शामिल, ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो ग्रैंड अलायंस पूरा बने जा रहा है ऑपोजिशन अलायंस, उसमें जो तमाम तर पार्टीज हैं वो तो हैं ही ऑपोजिशन के साथ साथ आप पीपल्स पार्टी का नाम ले रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अली गौहर साहब ओन करेंगे इस बात को, कितना सेकंड करेंगे? समझते हैं कि आप पीपल्स पार्टी के साथ जो मामला चल रहे हैं उसको पूरा करने में या जो उनके तहफ्फुज़ात हैं उसको दूर करने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे? एक तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं दूसरे सवाल की जानिब भी बढ़ूंगी। देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी पार्टी है और इस इत्तेहाद की वजह से भी उनको पाकिस्तान की सदारत मिली है। ठीक, सदर पाकिस्तान का ओहदा मिला, चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिला, फिर उसके साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैनशिप मिली, मुख्तलिफ सूबों के अंदर गवर्नरशिप्स मिली और डिप्टी स्पीकर का ओहदा उनको नेशनल असम्बली में मिला। तो
तो मैं समझता हूँ कि वो एक इत्तेहादी पार्टी है, उनके किसी मामले के ऊपर तफादात का होना जो है वो एक अलग बात है, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि इन छोटे मोटे मामलात से वो कोई इत्तेहाद से अलग हों। बहरहाल दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि ये अभी ख़ानदानी सियासत की बात कर रहे थे। एक तरफ बानी पीटीआई की बहनें हैं जिनका ये बयान था कि हमने सिलाई मशीनों के ज़रिए बहुत सारा पैसा कमाया है। जब पंजाब को लूटने की बारी आती है तो बुशरा बीबी पिंकी पीरनी के ज़रिए पूरे सूबे के सौदे बनाती हैं और पैसा बनाती हैं और 6-6 कैरेट की और कितने कितने कैरेट की हीरे की अंगूठियाँ मांगती हुई नज़र आती हैं। फिर आप इनका बयान देख लेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की करते हैं। ये फॉरवर्ड ब्लॉक और क्या होता है कि इनके हर दूसरे बंदे का बयानिया दूसरे से मुख्तलिफ है और हर बंदा अपनी जगह पर आकर किसी न किसी स्टेज पर मीडिया के सामने खड़े होकर क्लेम करता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, वही पार्टी की स्ट्रेटजी है। जो इस वक्त इनके सूबाई सदर बने हैं वो KPK के, और वो देख ले उनका और बयान होता है, गंडापुर का और बयान होता है, अलीमा साहिबा का और बयान होता है, बुशरा बीबी का और बयान होता है, और बेशुमार इनके लोग जो वकला है और जो इनके सेक्रेटरी जनरल है वो राजा साहब, उनका और बयान होता है। आज भी जो इनका चेयरमैन बयान दे रहा था वो और था, जो जनरल सेक्रेटरी जनरल बयान दे रहा था वो और था। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़ाहिर है एक तितर बितर पार्टी है, और जहाँ तक लोगों के छोड़ने की बात आई है तो जिस तरह से ये RTS सिस्टम के जरिए हुकूमत बनी थी और जिस तरह ये इनका खुद बानी PTI कहते थे कि भाई मेरे इजलास में तो लोगों को भेजा जाता है, वो मेरे कहने पे तो नहीं आते। इनसे पूछें कि उस वक्त जब तहरीक एतमाद हुई थी तो कितने लोग छोड़ कर गए थे। उसके बाद जब इन्होंने 9 मई के हमले किए थे उसके बाद की जो सूरत हाल थी, आज तक कितने 100 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं जो इनको छोड़ के जा चुके हैं। तो जाहिर है कि जब चूचू का मुरब्बा आप इकट्ठा करेंगे और जो किसी नजरिए पर नहीं मुफादात के ऊपर इकट्ठे होंगे तो फिर यही होगा। राना आतिफ साहब, मैं लास्टली आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो बानी PTI के सर का ताज थे, वो कहते थे कि उन पर बड़ा मान है उनको, लेकिन अभी जो रिसेंटली तमाम तर चीज़ें हो रही हैं ओवरसीज़ की जानिब से, जिस तरह से पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजी जा रही हैं, कॉल को रद्द किया गया, ज़ाहिर है मैं तो यही कहूँगी कि कॉल को रद्द किया गया है, और फिर उसके बाद जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई है, वो भी नहीं हुई है। तो क्या समझ रहे हैं फिर आपके अब अगला लाहेअमल क्या होगा PTI का? एक तो जो रेमिटेंस का है इसमें तो ये है कि आपको पता होगा कि पिछले 3 साल के अंदर रिकॉर्ड पाकिस्तानी दुनिया में सेकंड हाईएस्ट जो जिन लोगों ने अपना मुल्क छोड़ा है वो पाकिस्तानी है। पहला तो ये फैक्टर है, और कम से कम कुछ 3 मिलियन से ऊपर पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं। तो वो फैक्टर आप अकाउंट फॉर कर लें कि जितना पैसा वो यहाँ से बेचारे यहाँ से लेके गए हैं, उसके बाद वो वहाँ से अपनी वो अब रेमिटेंस भेज रहे हैं, तो 3 मिलियन तो पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए पिछले 3 साल के अंदर। और मार्च के अंदर ऑब्वियसली एक सीजनल फैक्टर भी था, क्योंकि ईद की वजह से उसकी वजह से भी लोगों ने रेमिटेंस ज्यादा भेजी हैं। एक तो आपकी बात का ये जवाब है जो रेमिटेंस का एक फैक्टर है, और रेमिटेंस हमने अपने 3 साल दौर के अंदर तकरीबन 18 बिलियन से हमने 32 बिलियन पे हमने कर दी थी। ठीक है, तो वो हाईएस्ट एवर इंक्रीज है 3 सालों के अंदर पाकिस्तान की तारीख के अंदर। वो मैं आपको जरा जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, नंबर 1। दूसरा भी ये बात कर रहे थे कि ये जो ये फैमिली की बात कर रहे थे, आपने ये बेलारूस का अपने ट्रिप देखा है इनका? मुझे तो कोई बंदा ही नहीं नजर आया फैमिली के अलावा, 2 त्योहारों में गए हैं। तो ये जो फैमिली के ये जो बातें ये एक सतही बातें ये करते रहते हैं। मुझे बात बताएं, ये जो बातें इन्होंने हेयर से के ऊपर बातें की हुई हैं, कौन सा रेफरेंस करप्शन का इन्होंने फाइल किया है? ये 4 सालों से इन्होंने लोगों के कान खाए हुए हैं। कौन सा रेफरेंस करप्शन का इन्होंने फाइल किया पंजाब के अंदर? कौन सी करप्शन इन्होंने अनर्थ की है? ये अब देखें, लोग इसलिए इनसे अब बिल्कुल इनको लोग छोड़ के इसलिए गए हैं। बिजली की कीमतें लोगों की, इन्होंने 3 साल में लोगों का, अब हमारे सारे कारोबार बंद हो गए। पाकिस्तान के अंदर लास्ट के मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रोथ हो रही है पिछले 3 साल के अंदर। आप देखें डॉलर का रेट 170 पैसे, ये 300 रुपए पे ले गए थे। पेट्रोलियम की कीमतें आप देख लें, बिजली की कीमतें आप देख लें, इन्फ्लेशन का रेट देख लें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखें, हमारा जो किसान है वो रुल गया है। वो किसान कह रहे हैं कि हमने अगले इस साल बेचारों को उनकी गंदम नहीं, कोई 2200-2300 पे से इनकी गंदम कोई नहीं खरीद रहा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये कौन सी मुआशी तरक्की की बातें कर रहे हैं, ये कौन सी मुआशी स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं? हमने कोविड के अंदर एक साल 6% ग्रोथ और अगले साल 6.5% ग्रोथ थी, 6.5%।
कोविड का जमाना था। लास्टली मुझे राना आतिफ साहब लास्टली मुझे बस बता दीजिएगा, बानी कर्जा इन्होंने लिया है, इनको शायद पता नहीं है। मैं कर्जे की आपको बात बता दूं आखिरी, देखिए जो कर्जा हमने 3.5 पौने 4 साल में हमने जो कर्जा लिया, अभी आपका प्रोग्राम सारा उसमें गुजर जाएगा, मैं कर्जे को आपको एक एक फिगर आपको बता दूंगा। हमने जो कर्जा लिया था वो तकरीबन लिया था 18,500 अरब। इन्होंने 16 माह के अंदर 21,000 अरब कर्जा ले लिया था, और तब कोविड भी नहीं था हमारे। ठीक है, मुझे बस लास्टली ये बता दीजिएगा कि बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से बार बार गुफ्तगू होती है, वो कानूनी तरीके से होने जा रही है, किसी डील के तहत होने जा रही है? बस लास्टली बस मुझे आपका एक बहुत छोटा सा कमेंट। इंशाअल्लाह आप देखेंगे इमरान खान साहब जल्दी कानूनी तरीके से अवाम के दरमियान होंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है अली गौहर बलोच साहब, मुस्लिम लीग नून, इसके साथ साथ सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ राना आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल मुल्क की मईशत किस समत में जा रही है, रेमिटेंसेज आ रही हैं, फॉरवर्ड ब्लॉगिंग इन पीटीआई, इन तमाम तरह पर बात करने के लिए तमाम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे सियासत से जुड़ी मईशत के हवाले से, उसी मामले को ज़रा दूसरे पैराहे में जाने की कोशिश करेंगे। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि मुल्क की मईशत बिल आखिर अब दुरुस्त सम की जानिब गामजन हो चुकी है और माशी इशारे भी मजबूत इशारे दे रहे हैं। मार्च 2025 की बात की जाए तो तरसीलात ज़र पहली बार 4.1 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई हैं, जो कि सालाना बुनियाद पर अगर देखी जाए तो 37.3% और माहाना बुनियाद पर 29.8% इजाफा जाहिर करती हैं। जुलाई से मार्च के हवाले से अगर बात करें तो माली साल 2025 में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं, जबकि गुज़िश्ता साल को अगर सामने रखा जाए तो इसी मुद्दत में ये 21 अरब डॉलर थी। बड़ी रकूम सऊदी अरब, यूएई, बरतानिया, अमरीका से मौसूल हुई हैं। इसी दौरान पीटीआई की जानिब से भी तरसीलात ज़र ना भेजने की भरपूर मुहिम चलाई गई। सोशल मीडिया का प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए ये सब कुछ किया गया, लेकिन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इस मुहिम को मुस्तरद करते हुए भरपूर तरीके से रकूम भेजी हैं, जिससे ये वाज़ेह हो गया है कि कौम ने शरपसंदों के बयानिए को एक बार फिर से रद्द कर दिया है। ये मईशत पर एतमाद और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल है। नाज़रीन, इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब, जो कि माहिर मईशत हैं। इसके साथ साथ CEO पाक मीडिया यूरोप वकार मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बेहद शुक्रिया सर, वेलकम टू द शो। खाकान साहब, पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि यकीनी तौर पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2025 पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का साल है, इसकी कुछ मिसालें हम देख भी रहे हैं, क्या समझते हैं आगे आने वाले दिनों में तसलसल बरकरार रहेगा या नहीं, और इसको बरकरार रखने के लिए हुकूमत को कैसे फैसले लेने पड़ेंगे? पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बड़ी बाय द बुक बिहेव कर रही है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इकॉनमी जो फंड के साथ IMF के साथ इंगेज होती है, उसमें एक स्टेबिलिटी या मैक्रो स्टेबिलिटी, जिसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि अफरात ज़र कम हो गई है, कीमतों के बढ़ने की शरह कम हो गई है, बैरूनी खसारा पाकिस्तान के केस में संभल ही नहीं गया, बल्कि आपने देखा है कि थोड़ा सरप्लस में भी आ गया है, और कॉन्सिक्वेंटली रिजर्व्स का एक बिल्डअप जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसका नतीजा ये भी है कि जो फिच यानी कि क्रेडिट रेटिंग है वो कुछ बेहतर हो गई है, यानी कि हम C से B- पे आ गए हैं। आज ये भी बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले भी ये खबर आई है फिच रेटिंग के हवाले से। दुरुस्त। अब ये भी कोई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, हम इससे ऊपर की रेटिंग पे थे 2018 में। सो याद रखिए कि हम तो एक सफ़र तय कर रहे हैं टू गो बैक टू, आई थिंक वी वर B और B+ एट दैट टाइम। सो हम एक सफ़र तय कर रहे हैं वहाँ तक जाने के लिए। बट पाकिस्तान की इकॉनमी में फंड की इंगेजमेंट के बाद हमने ज़रूर फॉलो किया है जो रिफॉर्म का सही पाथ है, जिसका मतलब है हमने अपने मालियाती खसारे को संभाला, यानी कि जो खर्च कर रहे हैं और जो कमा रहे हैं, एक्सटर्नल का खसारा संभाला, और कॉन्सिक्वेंटली इसका नतीजा ये भी है कि हमें अपनी इकॉनमी को स्लो करना पड़ा, जिसका मतलब ये है कि जो हमारी डिमांड है उसको तोड़कर हमने इकॉनमी की जो यानी कि अफरात ज़र है उसको कम किया। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, पर ये स्टेबिलिटी इस वक्त ज़रूरी थी सो दैट हमें एक वक्त और स्पेस मिल जाए वो काम करने के लिए कि हम अपनी इकॉनमी को गुड फॉर ग्रोथ बना सके। ये है इस वक्त की सूरत हाल। देखिए, कुछ और अच्छी चीज़ें ये हुई हैं कि प्रोविंसेस ने पहली बार एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा किया है। 77 साल में हम ये काम नहीं कर पाए थे। मैं कभी कभी ऑन अ लाइटर नोट कहता हूँ कि क्या किसी के कहने पर जाकर हमने ये काम किया, पर चलें कर तो दिया IMF के रहते हुए। जो इस वक्त डेट की भी ट्रैजेक्टरी है वो मुझे अच्छी लग रही है। अच्छी इसलिए लग रही है कि जब 22% से 12% पे आपकी शराय सूद आती है ना, सबसे बड़ा बोरोअर कौन है आपका? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। सो उनका जो बिल है मार्कअप का
वो 9,800 अरब रुपया था इस साल, वो कम होकर 8,800 अरब रह गया है। लुक एट दी क्वांटम सेविंग जो आपका जो स्टेट है वो कर रही है। डोमेस्टिक डेट भी जो है और जो गवर्नमेंट का डेट होता है ओवरऑल वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। एक शिकवा आम तौर पर देखा जाता है जो यकीनी तौर पे आप भी सुनते होंगे, आम आदमी को इसका फायदा कब तक उस तरह से पहुंचना शुरू होगा? हम हमेशा मिडिल मैन की बात करते आ रहे हैं, हम हमेशा अफरात ज़र के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेड पेपर्स पे चीज़ें होती हैं वो आम आदमी तक उस तरह से नहीं पहुंच रही होती हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं? इसका फिर तोड़ क्या हो सकता है? किस तरह से आम आदमी को इसका फ़ायदा पहुंचाया जाए? So let me try and explain कि रिलीफ एक्चुअल में अभी क्या हुई है अब तक और रिलीफ एक्चुअल में क्या है गोइंग फॉरवर्ड। देखिए, रिलीफ जो एक्चुअल हुई है वो ये हुई है कि कीमतें पिछले साल 2024 में जो डॉक्यूमेंटेड हैं वो 24% बढ़ी थी, यानी जब मालियाती साल ख़त्म, उससे पिछले साल 29% बढ़ी थी। इस साल जो कीमतें हैं वो 5 या 8% के दरमियान बल्कि 6-7% बढ़ेंगी। तो लेट्स से बोल टीवी जो है आपकी सैलरी, सो मैं बड़ी एक मतलब ऐसी एग्जांपल देता हूं कि लोगों को समझ आ जाए, 10% बढ़ा देता है या 12% बढ़ा देता है या 13%, तो आपकी जो एक्चुअल परचेजिंग पावर है, क्योंकि कीमतें तो बढ़ी 7%, आपकी सैलरी बढ़ी 12%, सो अगर उसी तरह कीमतें 22% या 24% बढ़ती, हम मैक्रो स्टेबिलिटी में ना जाते, तो 10-12% बढ़ाने से भी आपकी परचेजिंग पावर जो है वो वापस ना आती या थोड़ी सी बेहतर ना होती। ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कीमतें नहीं कम हुई, कीमतों के बढ़ने की चूंकि शरह कम हुई है, पर लोगों की एक्चुअल जो परचेजिंग कुव्वत खरीद है वो पिछले 2-3 साल में बहुत टूटी है। इसको ठीक करने के लिए तो कीमतें 5-7% पे ही बढ़ती रहें और बोल टीवी आपकी सैलरी 12% बढ़ाता रहे, तो अगले 3 से 4 साल में आप वापस आ जाएंगी उस कुव्वत खरीद पे जो आपके पास थी 3-4 साल पहले। ये तो एक बात हो गई। ये दूसरी बात, ये सॉरी सिर्फ एक बात करूँ कि असल रिलीफ जो लोगों का है ना वो ये है कि नई नौकरियां क्रिएट हो, नए चैनल आए, नई फैक्ट्रियां लगे, नए एग्रीकल्चर को हम आगे बढ़ाएं। ये सब करने के लिए जब तक मुल्क के फंडामेंटल नहीं ठीक करेंगे और जो हमारा ग्रोथ, गुड फॉर ग्रोथ नहीं बनाएंगे पाकिस्तान को, वो अब मौका है कि तीसरी बार एक दिहाई में IMF की एंगेजमेंट के बाद ये कर लें। आई थिंक दैट्स वेयर द कंट्री। ओके, खाकान साहब दोबारा आएंगे आपके पास। वकार मलिक साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। जिस तरह से भी मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दिया कि क्या कुछ हुआ, यकीनी तौर पर आपकी भी इस पर बहुत गहरी नज़र है। वो ममालिक जिनमें सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी गई हैं उनमें एक बरतानिया भी है, और ओवरऑल अगर यूरोप के हवाले से बात करें तो यहाँ पर ये भी सेटलमेंट होती है। लेकिन क्या समझते हैं आप, अगर इस ओवरऑल सिनेरियो को देखें कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो अब कहाँ जाती हुई आपको नज़र आ रही है? रेमिटेंसेस के हवाले से बार बार बात होती है, तरसीलात ज़र की हम बात कर रहे होते हैं, इस दफ़ा तो हमने देखा कि बड़ा वाज़े इजाफा इसमें हुआ है, और पहले 4 महीने के हवाले से अगर देखा जाए तो ओवरऑल बहुत अच्छा गया है इसका जो टारगेट है। तो क्या समझ रहे हैं, आगे क्या देख रहे हैं, कहाँ जा रही है मईशत, कितनी बेहतरी आ सकती है मज़ीद? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है और मईशत जो है वो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। दुबई, अमेरिका और आप यूरोप की कंट्रीज़ को देखें तो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ में जितने भी पाकिस्तानी हमारे मौजूद हैं वो मईशत के इस्तेकाम के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर पाकिस्तान की मिसाल ली जाए तो यहाँ की हुकूमत ने इस सिलसिले में ओपन डोर कर दिए हैं अपने, ताकि हम यहाँ पे सरमायाकारी कर सकें। जब पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी तो हमारा मुल्क मजबूत होगा। अभी जो सूरत हाल आज की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आज ही आर्मी चीफ ने और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया है जिसके बड़े ट्रिमेंडस अचीवमेंट्स होंगी और उसके बहुत सारे नताइज अखज़ हो रहे हैं, जिसमें आज जापान, कुछ अरब कंट्रीज थी, उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट का वादा भी किया है। और जिस अंदाज में आर्मी चीफ ने इस चीज़ का जिक्र किया और हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एतमाद की फ़ज़ा बहाल की है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की राह पे गामज़न होगा। ठीक है, अच्छा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी रिसेंटली हमने देखा बेलारूस के साथ जो हमारे मामला चले, जो तिजारत हो रही है, आगे आने वाले दिनों में जिस तरह के जो मुआहदे हैं वो साइन हुए हैं, वो कितना अच्छा साबित हो सकते हैं आगे आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान के लिए? या ये देखें जी, वो भी उसका भी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। और जैसे कि उन्होंने बेलारूस ने पाकिस्तान के साथ MOU साइन कर लिए हैं कि यहाँ से भी
लोग वहाँ जाके काम करेंगे और वो लोग भी यहाँ आके काम करेंगे, जिसके लिए पाकिस्तान से एक तो बेरोज़गारी का भी थोड़ी उसमें कमी आएगी, और वो लोग जो जाएंगे, जो स्किल्ड पीपल हैं, जो लोग हैं, वो जाके काम भी सीखेंगे, काम भी करेंगे। जब वो वापस आएंगे अपने मुल्क में तो वो ज़र मुबादला की सूरत में भी वो पाकिस्तान की मदद करेंगे। मैं समझता हूँ कि रशिया का जो बेलारूस का जो दौरा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, ये एक बहुत ही कामयाब दौरा रहा है, जिससे पाकिस्तान बेलारूस के तल्लुकात में भी फरावानी आएगी और पाकिस्तान की मईशत को इस्तेकाम मिलेगा। ठीक है खाकान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आने वाले दिनों में बजट भी आ रहा है, तो यकीनी तौर पे हम तमाम लोगों की नज़रें उस पर होती हैं। ख़ास तौर पे अगर हम अपनी बात करें, जो सैलरीड क्लास तबका होता है वो बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व कर रहा होता है चीज़ों को। एक जानिब कहा जा रहा है कि आम आदमी को रिलीफ मिलने जा रहा है, एक जानिब कहा जा रहा है कि खुशखबरियाँ मिलेंगी, लेकिन दूसरी जानिब जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं वो ये इंदिया भी दे रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो महंगाई बढ़ने की शरह है, जो उसकी जो स्पीड है उसमें इजाफा हो सकता है। किस तरह से फिर ये ओवरकम होगा, बैलेंस किस सूरत में हो सकता है? देखिए, इसको ऐसे समझना है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त इन्फ्लेशन है 0.7%, CPI जो आया था पिछले माह का ओवर लास्ट ईयर, पिछले साल का एक बेस इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अप्रैल के महीने में लास्ट ईयर वैसे ही जो इन्फ्लेशन थी उससे पिछले अप्रैल को कंपेयर करें तो बहुत नीचे आ गई थी। तो एक तो बेस इफेक्ट आ रहा है, बट आई थिंक कि कुछ पॉजिटिव्स भी हैं ये ज़रूर। और दूसरी आई थिंक लोगों का थोड़ा खदशा ये है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ सकती है, बिकॉज एग्रीकल्चर ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया इस साल जैसे पिछले साल किया था। बट जो आई थिंक इन्फ्लेशन को नीचे रखेगी चीज़ अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि 17% आपको पता है बिजली की कीमत में कमी हुई है। फिर तेल की कीमत जो है वो खासी कम हुई है इंटरनेशनली। अब जो कीमतें आएंगी आज रात क्या हम अगर 15 को, तो आप ये भी देखेंगे कि उसमें भी एक कमी जो है वो वाक़या होगी। सो कुछ डाउनवर्ड प्रेशर भी हैं, पर कुछ डिमांड भी क्रिएट हो रही है जैसे जैसे जो इकोनॉमी है वो पिकअप कर रही है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, अगर आप सीमेंट सेल्स देखें, थोड़ी सी तेल की सेल, डीजल की सेल देखें, तो थोड़ा सा पिकअप भी आ रहा है इकोनॉमी में। जैसे ही पिकअप आता है तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ती है, तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी आता है। तो इन्फ्लेशन इस साल मेरे ख्याल है उस बैंड में आ जाएगी जो गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ ने फिक्स किया हुआ है, वो 5 से 7% का है जिस बैंड में इन्फ्लेशन आ जाएगी। पर ये साल अगेन वो है जिसमें अगर हम PIA को बिकता देखते हैं, हम आगे रेकोडिक की डील होते हुए देखते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट जो शिफ्ट होनी है इंडस्ट्री CPEC 2 में वो आते हुए देखते हैं, हम बिजली के जो निज़ाम की बेहतरी है अगर वो देखते हैं, आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जो वाकई ही इंस्टिल करेंगी कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में कि जो वक्त और स्पेस हमें मिली है उसको हमने यूटिलाइज किया टू डू द फंडामेंटल वर्क दैट इज रिक्वायर्ड। देखिए ना, आपने सिर्फ एक बात आपने ये जो इनकमिंग हमारी रेमिटेंसेज हैं ये खुद नहीं बेहतर हो गई। ये मैं बड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि जब पाकिस्तान में हम सही काम करते हैं उसका नतीजा आता है। ज़रूर ईद इफेक्ट है, ज़्यादा लोग एम्प्लॉय भी हुए हैं बाहर, पर हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेहतर किया, B&C कैटेगरी के मनी चेंजर ख़त्म किए, हुंडी और हवाला पे रोका, इस्टेब्लिशमेंट ने स्मगलिंग को संभाला, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को ठीक किया। जब आपने ये सारे काम किए तो जो फॉर्मल चैनल की रेमिटेंस थी वो बहुत बढ़ गई। सो जब भी आप पाकिस्तान में ये काम करेंगे, जो पाकिस्तान की मईशत के जो फंडामेंटल्स हैं उनको करेक्ट करें, तो आप खुद देखिए कि कहाँ आप 30 अरब डॉलर की रेमिटेंस पे थे और अब आप 38 अरब डॉलर की गुफ्तगू करें। 8 अरब नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लो इनटू पाकिस्तान, ये एक्सटर्नल अकाउंट को बड़ा स्टेबलाइज करता है, बल्कि करंट अकाउंट, बैरूनी अकाउंट जो है वो तो इस वक्त पॉजिटिव हो गया, यानी कि हम सरप्लस में चले गए। सो बहुत गुंजाइश है इन सब चीज़ों को। ये तो हो गई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, लेकिन थोड़े से अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखें तो एक जानिब हम देखते हैं कि IMF की जानिब से जो शराइत हैं उनको किस तरह से पूरा करना है, फिर उस पर ओवरकम कैसे करना है। दूसरा, अमरीकी टैरिफ को हम नहीं भूल सकते, हमारी एक्सपोर्ट के हजम में तकरीबन 1 अरब डॉलर से ज़ायद की कमी का खदशा है। क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत इस नुकसान को किस तरह से पूरा करेगी? देखिए, एक तो बात यह है कि जहाँ 1 अरब डॉलर की कमी का खदशा है, दूसरा आपको 1 अरब डॉलर बच भी रहा है। आपकी जो तेल की इंपोर्ट है ना, वो ये जो $20 तेल नीचे आया है पर बैरल दुनिया में, तो आपको 1 अरब डॉलर ही बच रहा है। सो यू नो हम इतनी बुरी पोजीशन में नहीं है एक्सटर्नली, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, अमेरिका के साथ तो इस वक्त जो अथॉरिटीज़ हैं उनको निगोशिएट करना चाहिए। क्या निगोशिएट करना चाहिए? आप वहाँ क्या भेजते हैं? आप लेदर भेजते हैं,
आप वहाँ पे टेक्सटाइल बेचते हैं, जो मेजर आप बेचते हैं, कारपेट्स हैं, रग्स हैं, सर्जिकल आइटम्स हैं, ये आप वहाँ पे बेचते हैं। हमारी फर्म्स को देखना चाहिए कि क्या मार्जिन्स में बेहतरी हो सकती है कि हम ये चीज़ें बेचते रहें उनको, सो दैट कोई कमी ना वाक़या हो एक्सपोर्ट में, इवन इन द शॉर्ट रन। दूसरी बात यह है कि जो आप वहाँ से चीज़ें मंगाते हैं उनको आपसे, या जिन ममालिक से ये वो कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम क्या है? वो कह रहे हैं कि हमारा एक तिजारती खसारा है। आप मतलब पाकिस्तान $2 अरब की चीज़ें मंगवाता है अमेरिका से और $5 अरब की एक्सपोर्ट करता है, तो अमेरिका $3 अरब के खसारे में है पाकिस्तान के साथ तिजारती। सो आप उनसे कहें कि हम सोयाबीन मंगवा लेंगे आपसे, हम पाम ऑयल की जगह इस्तेमाल कर लेंगे। हमें इस साल 5-6 मिलियन बेल्स कॉटन की चाहिए, 5-6 मिलियन बेल्स। आप अमेरिका से कहें हम मंगवा लेंगे। पिछले साल भी हमने $700 मिलियन की बेल्स वहाँ से मंगवाई थी। फिर आप उनको ये कहें कि हम ड्यूटी के स्ट्रक्चर को जहाँ अपने खुद रिकन्सिडर करना चाहते हैं उसको हम करेंगे, आपके लिए नहीं, यूरोपियन यूनियन के लिए भी, बाकी ममालिक के लिए भी। और फिर जो बहुत बड़ा आपके पास हथियार है वो है इज द फॉलोइंग, नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये लोग आम फहम समझते, उसका क्या हो, कस्टम के अप्रेजल के निज़ाम को सादा बनाएं ताकि उनके गुड्स जब आ रहे हों तो वो आसानी से क्लियर हों। और फिर हमारे जो टैरिफ बैरियर्स है ना, वो अपने लिए मारूख हमने ठीक करने हैं। इससे क्या मतलब है, हम अपनी इंडस्ट्री को जब प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो हम उस बच्चे को बड़ा नहीं होने देते कि वो दुनिया से कम्पीट करे। ये सारा काम हमें एक मौका मिला है, लेट्स डू ऑल दिस वर्क। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ, अमरीकी टैरिफ पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, इसके साथ साथ जो अभी हमारे ऊपर एक यकीनी तौर पर एक तलवार ही हम इसको कहेंगे जो IMF की जानिब से है, जाहिर है शराइत पूरी करनी है। एक जानिब IMF ये इंदिया दे रहा है कि सब कुछ पाकिस्तान में बहुत बेहतरी की जानिब गामजन है, लेकिन दूसरी जानिब उसकी अपनी शराइत भी है, एक जानिब अमरीकी टैरिफ है। दोनों से पाकिस्तान की मईशत कैसे लड़ेगी? देखिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को कम से कम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ेगी, और उसमें अमेरिका का भी ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन करे, ताकि वो ज़्यादा पाबंदियाँ लगाने की बजाय पाकिस्तान के साथ फ्लेक्सिबिलिटी कायम करे। और इसके साथ हमें भी अपने पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इसको बेहतर करना होगा। जब तक पाकिस्तान में टैक्सेस नहीं होंगे, जब तक हम टैक्सेस नाफिज नहीं करेंगे, उस वक्त तक अपने अपने मुल्क की मईशत को भी मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो कि इस वक्त काफ़ी बेहतर सूरत हाल है उसकी, और तरक्की की तरफ जा रहा है, रेमिटेंस में इजाफा हो रहा है, जिसकी न्यूज़ आजकल बड़ी गूंज रही है। पाकिस्तान में सरमायाकार आ रहे हैं, और जो हमारे टैक्स नाफिज होंगे, अवाम के ऊपर टैक्स होगा, तब जाके हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और अमेरिका के साथ नेगोशिएशन करके हम IMF की पाबंदियों को कम भी कर सकते हैं, और IMF से हम आज़ादी भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसी है मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और जैसा कि मैं वैसे नॉर्मली आज की जो कॉन्फ्रेंस थी, जो ओवरसीज कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत ऐलानात किए हैं, और उन्होंने यहाँ तक कि कहा है कि पाकिस्तान मजबूती की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जा रहा है। इसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा किरदार अदा करें। तो इस दफ़ा जो पैकेजेस हुए हैं इस दफ़ा आज की कॉन्फ्रेंस में, इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ जाएगा, और IMF से हम वैसे ही जान छुड़ा लें। बिल्कुल ऐसे ही। और लग ये रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो कॉल दी गई थी उसको रद्द कर एब्सोल्युटली नॉट कहा है, और बाकायदा तौर पर हुब्बुल वतनी का अपना जो एक इजहार है वो किया है रेमिटेंसेस भेजकर। और आज जिस तरह से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है उसमें जिस तरह के ऐलानात किए गए हैं, लग ये रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो काफ़ी रोशन है। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद थे, इसके साथ साथ वकार मलिक साहब, दोनों ने ज्वाइन किया। दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम को पहुँचा है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।